हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी के बीच हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपके एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट पार्ट सेकंड चैप्टर। तो पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। व्हाट डज इट मीन, हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान के चलिए Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्जेस को इनफाइनाइट से लाया जाए ना, यहाँ पे लाया गया और ये x डिस्टेंस की दूरी पे रख दिए गए। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और इसकी U की यूनिट क्या होती है, जूल। साथ ही साथ एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है Q1 and Q2 is kept with their respective signs. For example, Q1 2 कूलम्ब से और आपका Q2 -1 कूलम्ब है, तो आपका क्या आएगा, U इज इक्वल टू के 2 कूलम्ब -1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय x -2k अपॉन x। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे सिस्टम में आपका साइन क्या है, नेगेटिव है, मतलब कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन है, स्टेबल सिस्टम है। समझ में आ रहा है, अट्रैक्शन एंड सिस्टम स्टेबल है। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी में दूसरा टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय K। इसका मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको लाया जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जा रहा है, कहाँ पे, उसके फील्ड में, तो उसे बोलते हैं V पोटेंशियल। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V इंटू क्यू, और आपके V की यूनिट क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं, जूल पर कूलम्ब। ठीक है, हो जाएगी आपकी जूल पर कूलम्ब। अगर आपके SI यूनिट पूछे तो, सॉरी मतलब डायमेंशन फार्मूला पूछे तो mL2 T-2 डिवाइडेड बाय A इंटू टी, तो हो जाएगा mL2 A-1 T-3। ठीक है, ये आपके पोटेंशियल के बराबर है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। मान चलिए आपके तीन चार्जेस है, Q1 इधर पे क्या रखा है, Q2 Q3, तीनों को कहीं से लाके रखा गया होगा। तो आप बोलता है कि फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना, पेयरिंग करनी। जैसे इसकी पेयरिंग कर दी, इसकी पेयरिंग कर दी, और एक इसकी पेयरिंग कर दी। और कुछ हो सकता है क्या, मान चलिए ये कितना है R1, ये कितना है R2, ये कितना है आपका R3। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ पेयर बन सकते क्या, नहीं बन सकते। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 पहला पेयर प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R3
इस वाले पेयर की बात करते हैं, इसकी होगी, इसकी बचे के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक फॉर्मूला आता है, वो होता है V इक्वल टू माइनस वी इक्वल टू E डॉट डी एक्स, या कई जगह माइनस डी वी बराबर ई डॉट डी एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस डी वी बाय डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत बार यूज हो सकता है। या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये प्लस होगा इधर पे, इधर क्या होना चाहिए माइनस। अब जैसे ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी x, ठीक है, क्या है x है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप ये बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तो नेगेटिव है, हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, इस बात को याद रखना है आपको। मुझे लग रहा है मैं यहां तक क्लियर हूं आप सभी को। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी stored by dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नाम लिखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ आपका एक डाइपोल रखा हुआ है, मैंने इसे थोड़ा लाइन बना दिया, आप देख लेना। ये आपका डाइपोल है, इधर Q प्लस Q है, इधर माइनस Q है, इधर ऐसा करो माइनस Q इधर कर लो, इसको बराबर ही कर लो, बेटर रहेगा, है ना। इधर प्लस Q माइनस Q, इधर प्लस Q माइनस से प्लस, ये आपका एंगल बीच का कितना है, थीटा है। तो आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क कितना लगता है PE साइन थीटा। मान चलिए थीटा डी थीटा रोटेट कर जाए, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा, मतलब P साइन थीटा डी थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा PE माइनस ऑफ लिमिट क्या होगी थीटा 1 से थीटा 2 कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। किसी को डाउट, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस PE, ये 0 से W तक करना है अभी, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहाँ भी लिख दो W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो एज्यूम कर लेते हैं थीटा 1 बराबर कितना 90 एंड थीटा 2 बराबर थीटा, इधर से कितना जाएगा W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, इधर कितना ये 0 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा PE माइनस कॉस थीटा या फिर माइनस PE कॉस थीटा, ये आपने जो लिखा देगा हर जगह। ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप मेरे यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है हमें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग सेल एंड सॉलिड स्फीयर। कैसा है सेल एंड सॉलिड स्फीयर है, मुझे एक स्फीयर है, ठीक है, आर रेडियस है, चार्ज कितने हैं Q, आपको पता है कंडक्टिंग है, तो सारे चार्ज कहाँ रिसाइड करते हैं, उसके सरफेस पर रिसाइड करने वाले हैं। सबको क्लियर है ये, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा इनसाइड, फर्स्ट केस लेता हूँ, अगर मैं यहाँ लेता हूँ x इज लेस देन r, मतलब इनसाइड का केस है, तो इस वाले केस में E बराबर क्या हो जाता है 0, सबको पता है। तो आपको पता है dV बराबर
माइनस बराबर ए डॉट डी एक्स, बट यहाँ ई क्या है 0, तो डी वी बराबर क्या आ जाएगा 0, डी वी 0, वी 0 नहीं है, डी वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर 0, या फिर वी ऑफ इनसाइड माइनस वी ऑफ सरफेस बराबर 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वी इनसाइड बराबर वी सरफेस, तो इनसाइड कितना हो जाएगा जितना सरफेस पे कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, बाकी जो सेकंड केस है अगर आप मान के चलिए, सेकंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो आपका क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय x, और x इक्वल टू r भी हो जाए तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय x। अब मैंने सेल भी इसलिए बोला कि सेल में भी सारे चार्ज कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे और नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रहा है सबको, मैं केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। सारे चार्ज कहाँ रिसाइड करेंगे इसके आउटर सेल पे, या ई कितना हो जाएगा 0, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगी, तो वी इनसाइड कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर, या फिर वी ऑफ सरफेस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप मैं क्रिस्टल क्लियर होगा। आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक आपको फॉर्मूला सीधे याद करना है, पोटेंशियल इनसाइड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है ना। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, पूरे सब जगह पे चार्ज होता है। तो इसका हम सीधा फॉर्मूला याद करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसमें व्हेन x इज स्मॉलर देन r, r क्या इसकी रेडियस है, तो आपका v होता है k q डिवाइडेड बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सो एट सेंटर अगर आपको निकालना है, सेंटर मतलब x इक्वल टू 0, तो आता है v 3k³ बाय 2r, मतलब v इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। समझ में आ रहा है कि आपको v इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आप याद कर लेना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन है। ज्यादा कुछ है नहीं, बट सिंपल सा टॉपिक है, समझिएगा इसको, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज टफ है ये। मान चलिए एक मटेरियल है, कैसा नॉन कंडक्टिंग, कैसा होता है ये नॉन कंडक्टिंग होता है। जैसे ये इसमें देखो रेंडमली ओरिएंटेड पार्टिकल होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, ऐसे बहुत रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब नेट चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इसकी 0 की, क्यू नेट कितना होता है 0। जैसे ही ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर प्लस होगा, इधर क्या होंगे माइनस चार्ज होंगे। तो खुद को अलाइन करेंगे, क्या करेंगे अलाइन करेंगे। किस प्रकार करेंगे, प्लस है, प्लस किसको अट्रैक्ट करता है माइनस को, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, लाइक दैट, है ना। इधर सेम वही माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो इधर आपको एक माइनस की लेयर दिखाई दे रही है, इधर आपको एक प्लस की लेयर दिखाई दे रही है। बाकी नेट तो 0 होगा अंदर, बट इधर एक माइनस इधर एक प्लस आ गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है, बट आपकी जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहाँ थी, कुछ इस प्रकार थी। तो मान चलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0 और अंदर जनरेट हो गई आपकी E, है ना। और ये आपके सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, पोलर। आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में एक प्लस एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन सब इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ
स्लाइड हो जाते हैं, दैट्स वाई ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। इसी को हम बोलते हैं पोलर मटेरियल। और इसको इंटेंसिफाई करते उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ये किसके अंदर आते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आते हैं। तो बाहर आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, अंदर कितनी है, ई है, तो ई नेट कितनी आ जाएगी आपकी, ई नॉट माइनस ई। बात समझ में आ रही क्या, ई नॉट माइनस ई। तो आपको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें आता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई माइनस ई नॉट माइनस ई। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जो कि किसके कारण आई थी, पोलराइजेशन के कारण आ रही है। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि K फॉर मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है कि E इनसाइड कितना, तो E नॉट के बराबर होता है ना। मतलब E नेट कितना आता है, यहाँ पे ऐसा बोलो कि E नेट कितना आता है आपका, जीरो आता है। E नेट कितना आता है, जीरो आ जाता है। तो K इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये आपका कैपेसिटर के क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हुए कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। पहले इसके बाद समझ लेते हैं थोड़ा सा कैपेसिटर होता क्या है। एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है ये, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और जो Q है इस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V, मतलब इसके अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई की जाए, इसका पोटेंशियल कितना है V। तो Q इसमें जो चार्ज आएंगे, एक में प्लस एक में माइनस Q, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इज इक्वल टू CV। तो Q अपॉन V बराबर क्या होता है C। यही क्या है आपका कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है कैपिटल F, मतलब फराड, है ना। समझ में आ रहा सभी को। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ना है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स पैरेलल है, इसका एरिया कितना है A, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D है। अगर इसमें प्लस सिग्मा चार्ज है तो इसमें कितना होगा, माइनस सिग्मा। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, 1 2 3, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट के कारण जो E आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस के कारण इधर को आएगी और माइनस कारण इधर को आएगी, तो E नेट कितना हो जाएगा, जीरो। सेम ऐसे माइनस कारण इधर को, प्लस के कारण इधर को, तो E नेट कितना हो जाएगा इसका भी जीरो। बट इस वाले पे देखें तो प्लस करंट इधर को और माइनस करंट भी इधर को, तो E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बढ़िया। अब आपको पता है V इक्वल टू E डॉट डी एक्स, तो V इक्वल टू E डॉट डी एक्स मतलब D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ यहाँ पे। तो आपको V मिल गया सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, अभी देखा ना पहले। तो आपको पता है Q कितना है, सिग्मा इंटू A। अगर ये सिग्मा इसका एरिया A है तो Q कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिग्मा D अपॉन सिग्मा, सिग्मा का ये ऊपर आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D क्या है आपका कैपेसिटेंस है। बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। तो दिस इज योर कैपेसिटेंस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट और 3 से 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर। इसमें एक और आता है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक
इज इंसर्टेड, क्या कर देगा, डाइलेक्ट्रिक को सेट कर देगा। तो वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितने का, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक, और कितना था डी, बाकी सब कुछ सेम है, ए है ना। तो आपको क्या निकालना है, पहले वी निकालना है, क्या निकालना है, वी निकाल सकते हैं क्या, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अब मैं बोलूँ जो फ्री स्पेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी, है ना। अब इसके पहले मैंने क्या बोला है, के इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट। ई नेट कितनी आ जाएगी, ई नेट मतलब ई इनसाइड कितनी आ जाएगी, ई नॉट डिवाइडेड बाय के, इसको आप यूज करेंगे। इसके अंदर ई नेट आएगी और उसके बाद क्या, ई नॉट रहेगी, ठीक है। और ई नेट कितना है, ई नॉट बाय के। तो जो ब्लैंक स्पेस है ये डी था पूरा, ये टी हो गया थिकनेस, तो कितना बचा ये डी माइनस टी। तो मैं वी को कैसे लिखता हूँ, फ्रैक्शन में लिखूंगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब स्लैब के लिए लिखो ई नॉट बाय के इंटू टी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो आपको जो सी है वो क्या है, क्यू अपॉन वी है, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय ई नॉट बाहर निकाल लूँगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। आपको पता ई नॉट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको वैल्यूज रख के देखो, तो सी बराबर सिग्मा ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा सिग्मा के ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे में आगे क्या होता है, जैसे सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, व्हेन डी इज इक्वल टू क्या हो जाए, टी, पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, कंप्लीटली फील्ड है आपका जो कैपेसिटर। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस डी प्लस डी बाय के, कट जाएगा। तो यहाँ से आपका के एप्सिलॉन डी अपॉन सॉरी ए अपॉन डी। समझ में आ रहा है सभी को, थोड़ा सा इधर ये कर लेना, बाकी सब सही है। तो सी डैश बराबर के टाइम्स ऑफ सी, सी मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस, मतलब आपने मीडियम चेंज कर दिया, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब आपने मीडियम चेंज किया और आपका जो है कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था पूरे चैप्टर का। इसके बाद आते हैं कैपेसिटेंस इन नेटवर्क। तो पहला क्या आता है आपका, सीरीज, क्या आता है पहला आपका, सीरीज। तो बहुत सारे कैपेसिटेंस मान के चलिए ऐसे लगे हुए हैं और एक सेल के लॉन्ग जुड़े हैं, C1 C2 C3, ये भी पोटेंशियल है। तो एक बात ध्यान देना कि जब भी वो सीरीज में है तो सबके क्रॉस चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, चार्ज क्या होंगे सेम। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चार्ज विल बी सेम, है ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3 है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन। तो यहाँ सबको मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डैश, ऐसा करके। तो आपका ये C नेट आ जाएगा, ये 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 लाइक दैट बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है आपका, पैरेलल, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होते हैं, कैपेसिटेंस कुछ ऐसे लगे होंगे, ठीक है, V पोटेंशियल है, इधर C1 इधर कितना है C2 है। तो आप देखेंगे इन दोनों के पास पोटेंशियल सेम हो, क्या होगा, पोटेंशियल सेम, Q विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहां से जो Q आएगा
जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैट डैश ऐसे करके आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे इधर से Q चार्ज आए, इधर Q1 जाएगा, इधर कितना जाएगा Q2, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो CV बराबर C1V प्लस C2V, पोटेंशियल तो सेम है, V से V कट गए सारे, इसलिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 ये आपका आ जाता है। ये मैंने टाइप भी कर दिया। ठीक है, तो आपको मैंने अभी क्या बता दिया, सीरीज पैरेलल बता दिया। इसके बाद होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस वो क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि डी डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू जीरो से कहाँ तक डब्ल्यू, ये एनर्जी हो जाएगी आपकी, तो वी क्या होता है क्यू बाय सी डी क्यू, जीरो से ये कहाँ तक क्यू तक। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2 जीरो से की, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब मैं क्यों क्या बोल सकता हूँ, सी भी बोल सकता हूँ क्या, तो आपकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आएगी हाफ सी वी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा और बोलूँ यहाँ पे, तो E बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वी स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल टू, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ उसको आगे ड्राइव करके, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी, अभी क्या पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। E बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये काट दूं मैं, सर ए स्क्वायर इंटू डी है, ए क्यों लिख दिया मैंने, कॉपी करना ऊपर से सर, ए स्क्वायर इंटू डी, ये ए था ना एग्जैक्ट, ए क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्सिव कर लो। ठीक है, तो इसके बाद में क्या बोल सकते हैं यहाँ पास से, आपका ए आया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी, तो यहाँ से बोलते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए इंटू डी। अब ए इंटू डी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, तो एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, ये आपका कई बार पेपर में पूछ चुका है, एनर्जी डेंसिटी। सेम अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बारे में बात करो तो हाफ होता है हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंडक्टर के केस में, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आप बाद में चेक कर लेना इसे। ठीक है, तो आपका ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, मान के चलिए कि कैपेसिटर है सी है, इसे मैंने चार्ज किया वी पोटेंशियल से, तो इस पर कितना आएगा सी वी, इसमें माइनस सी वी। अब मैं क्या करूँ, इस बैटरी को हटा दूँ, इसके क्रॉस दूसरा एक कैपेसिटर जोड़ दिया, तो ये प्लस सी वी माइनस सी वी, इसकी भी कैपेसिटर, इसका सी, इसका भी कितना है सी। तो हमें निकालना है, पहले क्या निकला वी कॉमन, क्या निकालना वी कॉमन, तो ये कितना होगा क्यू टोटल डिवाइडेड बाय सी टोटल, क्यू टोटल कितना हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय सी टोटल, मतलब 2c, सी प्लस सी ना, सी गया तो आपका पी बाय 2 आ जाएगा। तो आफ्टर कनेक्शन ये कितना हो जाएगा, ये भी सी था, ये भी सी था, वी बाय 2, सी वी बाय 2 माइनस सी वी बाय 2, सी वी बाय 2 माइनस सी वी बाय 2। ठीक है, ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस पर डाटा दे रखा है, आप इसे सॉल्व कर लेना। हाँ, एक चीज़ और इसमें नोट डाउन कर लो, कैपेसिटर स्टोर half of energy from battery, remaining half is consumed as heat energy। आई होप आप सभी को समझ में आ गया, अपना टॉपिक खत्म है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक
एंड शेयर्स विथ योर फ्रेंड्स, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके, क्योंकि मैं भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।